बच्चों लोग आज के सेशन में लोग सीखने वाले हैं आइसोमरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आइसोमरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ध्यान देना, आइसोमरिज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है। आप लोग ऑर्गेनिक के विषय पढ़ चुके हो। तो आइसोमरिज्म का दो पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमर्स और एक होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, तो ध्यान देना, जब बात करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर का, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म का जनरली 4 पार्ट होता है। ठीक है, यानी 4 कैटेगरी होता है। क्या क्या होता है? आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, और लास्ट होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स किसको हम बोलेंगे? तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। ठीक है, हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ठीक, बाकी स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है? तो स्टीरियो आइसोमरिज्म का दो पार्ट होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। ठीक, तो सबसे पहले मूव करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर वाले पार्ट पे, इसको खत्म करेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म पे। ठीक, अब ध्यान देना, जो पहला आइसोमरिज्म अपने पास है स्ट्रक्चर में, वो है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, तो आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रैकेट के बाहर का बस आयन बाहर निकलता है। तो इस कंपाउंड से देखोगे तो सीएल बाहर निकलेगा, इससे आई बाहर निकलेगा, इससे बीआर बाहर निकलेगा। अब गौर करना, तीनों जो कंपाउंड हम दिखाएं आपको, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, सबका सेम है। सब में क्रोमियम 1 है, अमोनिया 4 है, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन सब में है। ठीक है, तो इन सब का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट जो आयन प्रोड्यूस करेगा एक को सॉल्यूशन में, वो अलग अलग आयन प्रोड्यूस करेगा। पहला वाला कंपाउंड सील प्रोड्यूस करेगा, सेकंड आई प्रोड्यूस करेगा, थर्ड बीआर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जब भी इस फॉर्मूला सेम हो और अलग अलग आयन प्रोड्यूस हो तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। उसको रखते हैं हम लोग आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, अगला है लिंकेज आइसोमरिज्म। तो लिंकेज आइसोमरिज्म कब होगा? तो ध्यान देना, लिंकेज आइसोमरिज्म शो करने के लिए जो पहला कंडीशन आपको पास बोला गया है कि आपका जो लिगेंड होगा, लिगेंड एम्बिडेंटेड होना चाहिए। लिंकेज आइसोमरिज्म शो करने के लिए आपका लिगेंड एम्बिडेंटेड होना चाहिए। लिगेंड एम्बिडेंटेड होना चाहिए। एग्जांपल, जिसके पास 2 सेंटर होना चाहिए देने के लिए, जैसे एग्जांपल देख ले HCN। तो HCN में ध्यान देना, HCN माइनस में या तो S सेंटर हो सकता है या तो N सेंटर हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली CN, तो CN में या तो C सेंटर होगा या तो N सेंटर होगा। यानी आपके लिगेंड में 2 सेंटर होना चाहिए डोनेशन का, और एट ए टाइम सिंगल सेंटर देना चाहिए। यानी एट ए टाइम कोई एक ही सेंटर डोनेट करेगा। 2 सेंटर ऑफ डोनेशन होना चाहिए, बट एक बार में एक ही सेंटर देना चाहिए। ठीक है, तो HCN हो गया, CN हो गया, और क्या हो सकता है एग्जाम्पल जी? NO2। तो NO2 माइनस में आपका O सेंटर भी दे सकता है और आपका N सेंटर भी दे सकता है। यानी O और N सेंटर, इससे आपका डोनेशन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे S और N सेंटर था, यहाँ पे C और N सेंटर था। तो जब भी आपके लिगेंड में 2 सेंटर होगा डोनेशन का, और उसमें से कोई एक ही देगा एक बार में, तो उसको बोलते हैं, हम उस लिगेंड को बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो उस लिगेंड को बोला गया है एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब ध्यान देना, तो अगर मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल देख, जैसे इस कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो NO2 हम यूज कर रहे हैं, NO2 का N सेंटर दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेम NO2 का देखोगे, जो नीचे वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें सेम NO2 का O सेंटर दे रहा है। यहाँ पे ONO लिखा हुआ है ना, ONO का मतलब है कि
जो क्रोमियम के साथ बॉन्डिंग होगा वो O का होगा। और यहाँ पे देखोगे ऊपर वाले कंपाउंड में N है, तो मतलब जो क्रोमियम को यहाँ पे बस दिखाया हुआ है कि क्रोमियम को N सेंटर दे रहा है, यहाँ पे डोनेशन कर रहा है, और नीचे वाले में क्रोमियम आयन को O सेंटर डोनेट कर रहा है। ONO का मतलब यही है, ठीक है। तो देखोगे सारा कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो लिंकिंग है, जो लिंकेज है लिगेंड के साथ, वो अलग एटम के साथ है। ऊपर वाले में N के साथ है, नीचे वाले में O के साथ है। तो चूंकि अलग अलग लिंकेज हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया है लिंकेज आइसोमरिज्म, इसलिए इसको बोला गया है लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट फोकस करना हम लोग, अगला है सॉल्वेट हाइड्रेट। तो सॉल्वेट आइसोमरिज्म कब होता है? जब आपके अलग अलग कंपाउंड में वाटर का अलग अलग मॉलिक्यूल होगा, वाटर या फिर सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे इसमें देखोगे बाहर बाहर वाटर एक, जो वाटर का पार्टिकल बाहर एक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है। तो जब वाटर का अलग अलग नंबर्स यानी सॉल्वेंट का अलग नंबर्स होगा, तो उसको रखा गया सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट। क्योंकि अगर सॉल्वेंट अगर वाटर होगा तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं। उसको सॉल्वेट बोल सकते हो या तो बोल सकते हो हाइड्रेट आइसोमरिज्म, ठीक है। अगला होता है कोऑर्डिनेशन, एक होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर का मतलब ध्यान देना, जैसे मान लिया आप इसमें इसमें होता है क्या है कि जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो कब करेगा, जब आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मान लिया यहाँ पे क्रोमियम है और उसमें अमोनिया 6 रखा हुआ है, और राइट यहाँ पे क्या कोबाल्ट है और यहाँ पे CN 6 रखा हुआ है, ठीक है। दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 है, क्रोमियम का भी +3 लिया गया है और कोबाल्ट का भी +3 लिया हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर इस कंपाउंड ऊपर जो कंपाउंड हम कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं, यहाँ पे क्रोमियम के साथ क्या अमोनिया है और यहाँ कोबाल्ट के साथ CN है, अगर दोनों में हम क्या करते हैं मेटल को चेंज कर देते हैं, यानी उनका जो कोऑर्डिनेशन इन्वायरमेंट है उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट को यहाँ लेके आ जाए, यानी कोबाल्ट के पास अमोनिया हो गया और क्रोमियम के पास CN हो गया, ठीक है। तो अगर हम मेटल चेंज कर देंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं, यानी इन दोनों आइसोमर्स में देखो, इन दोनों कंपाउंड में देखोगे इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनका जो कोऑर्डिनेशन इन्वायरमेंट है अलग अलग है। तो कोऑर्डिनेशन इन्वायरमेंट अलग अलग होगा, तो इन दोनों कंपाउंड में रिलेशन क्या होगा, ये दोनों कंपाउंड आपस में, इसको बोलेंगे हम एक कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलेंगे इसको, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर एग्जिबिट करने के लिए ध्यान देना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होगा दोनों में सेम होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम होना चाहिए, और ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करने के लिए दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान देना। तो ये रहेगा अपना सारा पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स में। No, sir. ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर में एक और पॉइंट नोट कर लेना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है, मतलब सेम होना चाहिए सेंटर मेटल का। और एक और चीज, जो जो लिगेंड का नंबर है ना, लिगेंड का नंबर वो भी जनरली सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें करते क्या हो कि बस सेंट्रल मेटल को क्या करते हो, सेंट्रल मेटल को बस एक्सचेंज करते हो, ठीक है। यानी इसको भेज दिए यहाँ पे, इसको भेज दिए यहाँ पे। इसमें नॉर्मली देखा क्या गया है कि कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल मेटल एक्सचेंज कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए, और इसका जो नंबर ऑफ लिगेंड अटैच है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली देखा गया है कि दोनों सेम होना चाहिए, ठीक। अब ध्यान देना, नेक्स्ट मूव करते हुए चलो हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स पे।
स्टीरियोआइसोमर्स का दो पार्ट होता है बच्चों लोग, क्या क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल किसको बोलेंगे, तो मान लेते हैं कि दो कंपाउंड ए एंड बी आपके पास, दो कंपाउंड ए एंड बी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एमएफ का मतलब होगा, एमएफ का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ए और बी का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ध्यान देना, तो इफ ए एंड बी हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट स्पेस में जो अरेंजमेंट है डिफरेंट होगा। तो स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है जो रिलेटिव पोजीशन है वो डिफर करेगा, रिलेटिव पोजीशन क्या होगा, डिफर करेगा। तो उस केस में हम बोलते हैं कि ए और बी आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा। तो अगर ए और बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो, बट रिलेटिव पोजीशन अगर स्पेस में डिफर करेगा तो हम बोलेंगे कि ए और बी क्या है, ए और बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर कब बोलेंगे हम ए और बी को, ध्यान ना, अगर कंपाउंड ए एंड बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो और डिफर करेगा इन ऑप्टिकल रोटेशन में, ठीक है। तो अगर आपका कंपाउंड ए और बी का डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन होगा, किसका, प्लेन पोलराइज लाइट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो कंपाउंड ए और बी का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, बट डिफरेंट कहाँ होगा, तो डिफरेंट होगा ऑप्टिकल रोटेशन में, ठीक है। तो डिफरेंट होगा ऑप्टिकल रोटेशन में, तो उसको हम बोलते हैं कि ए, उस केस हम बोलेंगे ए एंड बी आर ऑप्टिकल आइसोमर, ए एंड बी आर ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक। अब ध्यान देना, ऑप्टिकल आइसोमर शो करने की कंडीशन क्या होना चाहिए, तो बोला गया है टू शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कंपाउंड में बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो कंपाउंड का ऑप्टिकलिटी में भी, मस्ट नहीं है, में भी ऑप्टिकलिटी नहीं होगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए कंपाउंड जो है वो में भी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट आता है कि ऑप्टिकली एक्टिव हम किसको बोलेंगे, ठीक है। समटाइम कुछ मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी होगा, जैसे मान लें कि यहाँ पे ए और बी है, तो ए और बी अगर मान लेते हैं कि बी अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, और ए अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा और बी अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तब भी क्या है, तब भी दोनों ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि तब भी क्या, बी का रोटेशन नहीं है, बी ऑप्टिक, लेकिन क्या ए का रोटेशन तो हो रहा है ना, तभी ए और बी रोटेशन में तो डिफरेंट हो रहा है, ए और बी का रोटेशन तो डिफरेंट हो रहा है ना, बी का 0 है रोटेशन, ए का कुछ ना कुछ तो होगा। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, ए और बी को ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए कंपाउंड का ऑप्टिकलिटी होना एसेंशियल नहीं है, इसलिए यहाँ पर मे वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान ना, यहाँ पे टर्म यूज किया हुआ है ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, ऑप्टिकल एक्टिव हम किसको बोलते हैं, ध्यान देना, ध्यान देना। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। तो ध्यान दोगे, आप एक लाइट लो, तो लाइट का पार्टिकल हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पे लाइट का एक पार्टिकल लिया हुआ है, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, वेव फ्रंट्स। तो लाइट का जो पार्टिकल होता है, जो पॉइंट सोर्स होता है, उसका पार्टिकल क्या होगा, हर डायरेक्शन वाइब्रेट करेगा। अब ध्यान देना, अब ध्यान दोगे, इस वेव फ्रंट को हम पास कर रहे हैं निकोल प्रिज्म से, एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है, इसको बोला गया निकोल प्रिज्म। इस प्रिज्म का खास बात क्या होता है
कि ये सारे डायरेक्शन के लाइट के वाइब्रेशन को सिंगल प्लेन में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो भी अभी क्या था, लाइट का पार्टिकल हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, हर डायरेक्शन में उसका वाइब्रेशन हो रहा था। ठीक है, तो लाइट का जो वेव है वो हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा था। अब निकोल प्लेन से पास करने पे क्या होता है, निकोल प्लेन उसको एक प्लेन में पोलराइज कर देता है, एक सिंगल प्लेन में उसको पोलराइज कर देगा। तो यहाँ पे उसको आफ्टर पोलराइजेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया सिंगल प्लेन में पोलराइज हो गया। अब सिंगल प्लेन में पोलराइज करना क्यों जरूरी है, ध्यान देना। ठीक है, अब ध्यान दोगे, जैसे मान लें कि एक स्फीयर है, मान लेते हैं आपके सामने एक व्हाइट बॉल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लें कि आपके सामने एक बॉल हम लेते हैं, एक रेड कलर का बॉल लेते हैं। ठीक है, ये बॉल स्फेरिकल शेप का है। अब आपको हम बोलेंगे कि अपने आई को बंद करो। ठीक है, आपके सामने लेके मारा है इस बॉल को, और हम बोल रहे हैं कि अपने आँख को बंद करो, इस बॉल को हम घुमा देंगे। ठीक है, बॉल में कहीं कोई मार्क नहीं है, प्योरली रेड कलर का बॉल आपके सामने है। ठीक है, और कोई मार्क नहीं, पूरा प्लेन बॉल है ये। ठीक है, और इस बॉल को हम घुमा देंगे, अगर इस तरह घुमा दिए बॉल को, तो आपका अगर आई क्लोज है, आपसे पूछेंगे कि रोटेशन हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बॉल अभी भी सेम ही दिखेगा। एक स्फेरिकल बॉल का रोटेशन आपको दिखता नहीं है, आप उसको विजुअलाइज या फिर एनालाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक स्फेरिकल बॉल का मूवमेंट या जो भी है आपको दिखेगा नहीं, उसको आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए इस बॉल को हम काट दें, इस बॉल को कट कर दें, बॉल का कट करके इसके एक इससे प्लेन निकाल लें। ठीक है, यानी इसे डिस्क निकाले, डिस्क। तो इस बॉल को कट करके हम डिस्क बना लिए, डिस्क। ये डिस्क है मेरे पास। ठीक है, तो डिस्क अगर मेरे पास है, अब ध्यान देना, इस डिस्क को अगर इस डिस्क को हम घुमाएंगे ना, इस डिस्क को घुमाते हैं तो आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे। तो अगर इसको घुमा देंगे हम, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ अरे ये प्लेन तो चेंज हुआ है। तो आपका आंख जो है, यानी जो आपका आई है, इस डिस्क के रोटेशन को ऑब्जर्व कर पाएगा, इस बॉल के रोटेशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बॉल, अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि एक प्लेन में जो डिस्क था उसके रोटेशन को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि लाइट जो बिगनिंग में जो होता है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। तो अगर लाइट को अभी हम पास करेंगे सैंपल से, अभी भी हम पास करेंगे सैंपल से, तो होता क्या है, आपका लाइट घूमेगा। ठीक है, लाइट रोटेट करेगा, लेकिन जब लाइट रोटेट करेगा तो उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर निकोल प्लेन से पास करने के बाद लाइट क्या होगा, सिंगल प्लेन में कन्फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सिंगल प्लेन में कन्फाइंड हो जाएगा, उसको बोलते हैं पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। उसको पास करोगे तो इसका प्लेन चेंज होगा, और प्लेन चेंज करने, जो प्लेन चेंज होगा उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है कि आपको जो आपका लाइट है उसको पास किया जाता है निकोल प्रिज्म से, ताकि ये पीपीएल में चेंज हो जाए, यानी प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो जाए। ठीक है, तो वंस ये पीपीएल में चला जाएगा, अब क्या है, अब ध्यान देना, अब क्या होगा, अगर लाइट आपका राइट घूमेगा तो बोलते हैं कि सैंपल जो है, आपका जो सैंपल है, अगर मान लो कि लाइट रोटेट कर रहा है, लाइट में रोटेशन हो रहा है, यानी आपका जो पीपीएल लाइट है उसमें रोटेशन ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका सैंपल जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक, तो अगर आपका सैंपल, यानी आपका जो ऑर्गेनिक सैंपल है, ठीक है, अगर पीपीएल लाइट को रोटेट घुमा पा रहा है, इसका मतलब क्या है, सैंपल इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल होता है, उसमें अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका लाइट घूमेगा राइट में, राइट को बोलते हैं हम लोग डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि आपका सैंपल डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और उसके लिए हम स्मॉल डी यूज करते हैं, स्मॉल डी वर्ड का यूज करते हैं, या फिर हम प्लस यूज करते हैं, प्लस। तो प्लस मतलब राइट। ठीक है, सिमिलरली अगर सैंपल लेफ्ट घूमेगा तो हम बोलते हैं सैंपल लीवो रोटेटरी है, सैंपल लीवो रोटेटरी है, उसके लिए हम स्मॉल एल का यूज करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं माइनस का, या तो फिर हम यूज करेंगे माइनस का। तो माइनस
या फिर स्मॉल एल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, सैंपल आप जो है वो पीपीएल लाइट को लेफ्ट घुमा रहा है, पीपीएल लाइट को लेफ्ट घुमा रहा है। ठीक है, अब ध्यान ना, आगे बढ़ने से पहले कुछ हम स्टडी करेंगे सिमेट्री के बारे में। ठीक है, अब क्यों पढ़ेंगे, ध्यान देना, इसका लॉजिक है कि पॉइंट ये आता है कि आपका जो लाइट है इसका रोटेशन हो क्यों रहा है। पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि लाइट आखिर घूम क्यों रहा है। तो ध्यान देना, आपका जो और आपका जो सैंपल है, जो कंपाउंड है, उसमें क्या है, तो आपके कम जो भी कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हो, कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा मतलब चार्ज मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है ना। तो चार्ज अगर मोशन करता है तो क्या होता है, आप पढ़े होगे कि चार्ज मोशन प्रोड्यूस क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। और करंट का अपना क्या होता है, करंट का अपना क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, पढ़े होगे। करंट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, साथ में उसका क्या होगा, साथ में उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब ध्यान देना, और आप पढ़े हो कि लाइट भी क्या है, लाइट भी आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब दोनों वेव आपस में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। तो इंटरफेयर करेगा तो दोनों का इंटरफेरेंस से एक नया वेव प्रोड्यूस होगा जिसका डायरेक्शन कुछ अलग होगा। ठीक है, इसलिए होता क्या है, आपके सैंपल का जो जो फील्ड होगा और लाइट का जो फील्ड होगा आपस में इंटरफेयर करेगा। उसके कारण क्या होता है, आपका नेट नया जो वेव प्रोड्यूस होगा, जो नेट नया फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन कुछ अलग हो सकता है। वही यहाँ बोला गया है कि रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस इंटरेक्शन आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है सैंपल। ठीक, अब ध्यान ना, अगर मान ली कि कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा, अगर मान लेते हैं कि कंपाउंड में सिमेट्री होगा, आपके कंपाउंड में सिमेट्री होगा, इफ इफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, इफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो होता क्या है कि कंपाउंड में अगर सिमेट्री प्रेजेंट होगा, अल्टीमेटली करेगा क्या, तो कंपाउंड अपना फील्ड को कैंसिल आउट कर लेगा। और कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा तो उसका नेट फील्ड क्या होगा, तो उसका नेट जो ईएम फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो हो जाएगा जीरो। यानी आपस में क्या हो, कैंसिलेशन हो जाएगा। तो अगर उसका नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा तो लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब नहीं करेगा मतलब क्या होगा, लाइट का रोटेशन नहीं होगा। लाइट क्या होगा, अनडेविएटेड पास कर जाएगा। तो लाइट आपके सैंपल से अनडेविएटेड पास कर जाएगा। कब, जब आपके पास सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी जब कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा उस केस में ऐसा होगा। तो कंपाउंड सिमेट्रिकल कब होगा, अब हमको जानना है। तो कंपाउंड सिमेट्रिकल कब होता है हमको जानना है। चेक, अब ध्यान देना, तो सिमेट्रिकल समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा सिमेट्री एलिमेंट्स। तो टोटल आपके पास 4 सिमेट्री एलिमेंट होता है। टोटल आपके पास 4 सिमेट्री एलिमेंट होगा। क्या क्या होता है जी, एक होता है पीओएस। क्या होता है, पीओएस। तो पहला सिमेट्री एलिमेंट का हम बात करें पीओएस का। पीओएस का फुल फॉर्म होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक होता है सीओएस, सीओएस का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक होता है एओएस, एओएस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और एक होता है एएओएस, ये होता है ऑल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आपके पास 4 सिमेट्री एलिमेंट है, पीओएस, सीओएस, एओएस एंड एएओएस। ठीक, ध्यान देना, तो कम बोला क्या गया है कि अगर आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकलेटिव होना चाहिए, तो अगर मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकलेटिव होगा तो ये कब होगा, तो बोला गया कि ऑप्टिकलेटिव मॉलिक्यूल होने के लिए कंपाउंड में सिमेट्री नहीं होना चाहिए।
सिमेट्री शुड बी एब्सेंट। अब सिमेट्री एब्सेंट कब होता है जी? तो जब, ध्यान देना, जब आपका कंपाउंड या तो डिसिमेट्रिक होगा या तो एसिमेट्रिक होगा। तो किस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होगा, तो जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होता उसको हम बोलते हैं, या तो बोलते हैं डिसिमेट्री बोलते हैं, या तो बोलेंगे एसिमेट्रिक बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो कंपाउंड अगर आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, अच्छा ध्यान देना, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए एक और नाम हम लोग सीखते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं हम लोग? कायरल मॉलिक्यूल। ठीक, तो बोला क्या गया है कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होने के लिए आपको मॉलिक्यूल या तो डिसिमेट्रिक होगा या तो एसिमेट्रिक होगा, ठीक है, डिसिमेट्रिक या फिर एसिमेट्रिक। अब ध्यान देना, डिसिमेट्रिक किसको बोलते हैं जी? तो डिसिमेट्रिक तब बोलेंगे जब आपके मॉलिक्यूल में पीओएस, आपके पास कितना कितना सिमेट्री एलिमेंट आप पढ़े हो, अभी जस्ट आपके सामने में लिखा था कि टोटल आपके पास 4 सिमेट्री एलिमेंट होता है। क्या क्या होता है? एक होता है पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होता है एओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक होता है एओएस, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पीओएस, सीओएस, एओएस एंड एओएस, ठीक है, पीओएस, सीओएस, एओएस एंड एओएस, ठीक। तो ध्यान देना, तो पीओएस, सीओएस, एओएस एंड एओएस, तो इन चारों सिमेट्री एलिमेंट में डिसिमेट्रिक कब बोला गया कंपाउंड को? तो कंपाउंड डिसिमेट्रिक तब होता है जब पीओएस, सीओएस और एओएस नहीं होगा सिस्टम में, ठीक है, तब बोलते हैं डिसिमेट्रिक। हाँ, डिसिमेट्रिक में एक्सिस ऑफ सिमेट्री एओएस यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो भी सकता, नहीं हो सकता है, और मतलब उसके होने नहीं होने से डिसिमेट्री को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए? तो पीओएस, सीओएस एंड एओएस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने से भी दिक्कत नहीं है और नहीं होने से भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली कंपाउंड को एसिमेट्रिक हम कब बोलेंगे? कंपाउंड का एसिमेट्रिक तब बोलते हैं जब पीओएस, सीओएस, एओएस एंड एओएस चारों का चारों नहीं होगा, यानी ऑल शुड बी एब्सेंट, तब बोलते हैं हम एसिमेट्रिक, ठीक है। ये रहेगा आपका सिंपल सा फंडा, यानी आपका डिसिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो तो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब पॉइंट आता है कि इस सिमेट्री एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, ये सिमेट्री एलिमेंट हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेली पढ़ने वाले हैं, तो अभी जो इतना हमको नीड है उसको बता दे रहा आपको, ठीक है। तो अभी मेनली हम लोग का फोकस होगा पीओएस एंड सीओएस, तो अभी हमारा फोकस पीओएस एंड सीओएस पे है, ठीक है। बाकी जो एओएस है और एओएस है हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इसका यूज यहाँ पे करेंगे नहीं ज़्यादा हम लोग, ठीक है। बट समराइज कर दे चीज़ों को, और ज़्यादा हम यूज करने वाले हैं, देखो आपका मैक्सिमम केसेस में पीओएस यूज होगा, बहुत रेयर केस है जब हम यूज करेंगे सीओएस का, ठीक है। तो आपका सारा काम पीओएस से हो जाएगा। पीओएस का फुल फॉर्म क्या है जी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। अब ध्यान ना, तो बात करते हैं पीओएस किसको बोलेंगे। तो पीओएस का मतलब समझो ध्यान से, जैसे पीओएस का फुल फॉर्म ही है, क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब जो है सिंपल है कि अगर आपके फिगर में अगर कोई ऐसा प्लेन आप ढूंढ पा रहे हो जिसके अबाउट जो मॉलिक्यूल है दो इक्वल पार्ट में बढ़ रहा है, तो पीओएस एक ऐसा प्लेन होता है जिसके अबाउट मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो पीओएस डिवाइड मॉलिक्यूल इन टू इक्वल पार्ट,
ठीक है। पीओएस डिवाइड मॉलिक्यूल इन टू इक्वल पार्ट। ठीक है, तो पीओएस डिवाइड मॉलिक्यूल इन टू इक्वल पार्ट, ये ध्यान देना आप। अब पीओएस कैसे पहचानेंगे जी? तो सिंपल सा बात है कि अगर आपको कोई ऐसा प्लेन दिख रहा है सिस्टम में जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, यानी मॉलिक्यूल उसके अबाउट मिरर इमेज में दिखेगा आपको। जैसे मान ले, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे मान ले कि एक ऐसा हम स्क्वायर ले रहे हैं और यहाँ ए लगा दिए हैं और नीचे में इसका बी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी ए लगा हुआ है, यहाँ पे बी लगा हुआ है, ठीक। तो अब देखोगे गौर से, बी इसका बीच में जो प्लेन पास करेगा ना यहाँ से, उसको ध्यान देना। तो ये जो ए है और इसका ए मिरर इमेज दिखेगा आपको उस प्लेन के अबाउट। ये दोनों ए आपस मिरर इमेज है और ये जो बी है आपस मिरर इमेज है, यानी बीच का जो प्लेन हम पास कर रहे हैं वो प्लेन जो होगा वो पीओएस का काम करेगा, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूल में दिखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा प्लेन दिख रहा है जिसका अबाउट मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में बांट दिए हो, या फिर मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज में दिख रहा हो आपको, यानी उस प्लेन के अबाउट मॉलिक्यूल का एक पार्ट दूसरे पार्ट का इमेज की तरफ दिख रहा होगा, तो हम बोलते हैं कि इसमें पीओएस है, बोलते हैं उसका पीओएस है, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी हम पीओएस का बात करते हैं तो जब भी आपका फिगर 2D होगा, ध्यान देना, जो 2 डायमेंशन फिगर होता है, 2 डायमेंशन फिगर 2D और प्लेनर फिगर और प्लेनर फिगर always have POS, always have POS। कौन सा POS होता है? तो मॉलिक्यूल जिस प्लेन में रहने वाला है, जैसे मान ले, जैसे मॉलिक्यूल का प्लेन ऐसा कुछ है, तो अगर बात करते हैं 2D फिगर का, 2D और प्लेनर फिगर, तो इसका खुद का प्लेन होगा, तो इसका अपना एक मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, यानी जिस प्लेन में मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूलर जो प्लेन है, इट एक्ट एज पीओएस, यानी यही जो प्लेन है वही आपका पीओएस का काम करेगा। कैसे करेगा? तो ध्यान देना, जैसे मान ले कि हम एक फिगर ले रहे हैं ऐसा कुछ और बोल रहे हैं कि ये फिगर प्लेन में है, तो अगर प्लेन में है तो इसका जो खुद का जो प्लेन होगा उसके अबाउट क्या होगा, फिगर दो पार्ट में बट जाएगा, तो खुद का ही प्लेन होगा, खुद के प्लेन में क्या होगा, तो सारा का सारा चीज आ जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूलर प्लेन का बात कर रहे हैं तो कोई 2D फिगर होगा तो उसका खुद का जो प्लेन है वही पीओएस की तरह काम करता है कि उसके उस प्लेन के अबाउट फिगर ऊपर नीचे क्या इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, ऐसा बोल सकते हो, सारा का सारा फिगर उस प्लेन में समा जाएगा, उस प्लेन के अंदर आ जाएगा, तो ऊपर नीचे रहने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा, ठीक है। तो 2D फिगर यानी जो प्लेनर फिगर होता है उसमें हमेशा पीओएस एग्जिस्ट करता है। और कौन सा प्लेन पीओएस के काम करेगा? तो बोलोगे जो आपका जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, वही पीओएस का काम करेगा, जो आपका मॉलिक्यूलर प्लेन है वही पीओएस का काम करता है, ठीक। तो आपका जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वही आपका पीओएस का काम करने वाला है, ठीक है। अब ध्यान दोगे, तो पीओएस हो गया आपके पास, ठीक। अब आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है पीओएस से सॉल्व हो जाएगा, बहुत कम जगह होगा जहां हमको सीओएस का यूज करना पड़ेगा। तो सीओएस देख लेते हैं। तो सीओएस का मतलब ध्यान देना, तो सीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सीओएस का फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सी फॉर सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ध्यान देना कि एक ऐसा सेंटर जिसके अबाउट फिगर सिमेट्रिकल हो। इसका मतलब क्या है? मान लें कि यहाँ पे एक सेंटर चूज कर रहे हैं, तो यहाँ अगर जितना ऊपर अगर आपको अगर सेंटर के अबाउट और ऊपर में अगर ए मिल रहा है तो नीचे भी आपको ए मिलना चाहिए सेम डिस्टेंस पे। अगर इधर आपको बी मिल रहा है तो यहाँ पे आपको बी मिलना चाहिए,
यहाँ पे आपको सी मिल रहा है तो यहाँ पे आपको सी मिलना चाहिए, यहाँ आपको डी मिल रहा है तो यहाँ पे आपको डी मिलना चाहिए। ठीक है, यानी जितने डिस्टेंस आगे जाओगे उतना ही अगर 180 पीछे आ मतलब रिवर्स माने से आपको सेम इन्वायरमेंट मिलेगा, तो बोलते हैं कि सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसका एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। मान ले यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक सेकंड, तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है। इस फिगर में पीओस नहीं है, इस फिगर में पीओस नहीं होगा, बट ध्यान देना अगर इसमें सेंटर आप चूज करो, इसको सेंटर आप चूज करो, तो जितना दूर जाने से आपको सी मिल रहा है उतना ही बैक आने से आपको सी मिलेगा, जितना दूर आपको ए मिलेगा उतना ही बैक आने पे ए मिलेगा। इसमें पीओस नहीं है बट इसमें सीओस है, इसमें सीओस है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है कि अगर आपका एक ऐसा सेंटर आपको दिख रहा है जिसके अबाउट क्या होगा, फिगर सिमेट्रिकल है, तो उसमें वो क्या बोलेंगे, सीओस है। जितने दूर में आपको बी मिल रहा है, ध्यान है यहाँ पे आके बी मिल रहा है, उतने ही पीछे से आपको बी मिलेगा, और जितना यहाँ से डी मिल रहा है उतना ही पीछे से आपको डी मिलेगा। ठीक है, इस फिगर में सीओस होगा बट पीओस नहीं होगा। अब ध्यान देना जब भी आपको फिगर देंगे और बोलेंगे कंपाउंड ऑप्टिकलेटिव है कि नहीं है, तो सिंपल सा आपको दो रूल फॉलो करना है। चेक फॉर पीओस, पीओस है कि नहीं है। अगर पीओस नहीं है तो चेक करना सीओस पे, सीओएस पे। सीओएस भी अगर नहीं है तो डायरेक्टली बोलना आपका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो अगर पीओस नहीं होगा तो चेक करना सीओस पे, सीओस नहीं हो तो बोल देना मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन हाँ ना, आपको सीओस चेक करने का बहुत नीड नहीं पड़ने वाला है, आपका डिसीजन आप पीओस से ले सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि पीओस अगर नहीं है तो बोलोगे सैंपल इज ऑप्टिकली एक्टिव, आप बोल सकते हो। ठीक है, पर अगर मान लेते हैं कि पीओस अगर है तो क्या होगा, दो जगह ऑप्टिकली इनएक्टिव, सैंपल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर मान लेते हैं कि रेयर केस में कभी कभी होता है कि पीओस नहीं होगा बट सीओस होगा, बहुत रेयर केस होता है, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, बहुत रेयर केस ऐसा होगा जहाँ पे पीओस नहीं होगा बट सीओस होगा, ऐसा बहुत रेयर केस होगा। तो ऐसा रेयर केस में अगर बोल देते हैं कि पीओस नहीं है बट सीओस होगा, तो भी क्या होगा, सैंपल आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। यहाँ तक कोई डाउट भी, चलो आप लोगों को। No, sir. No, sir. No, sir. ध्यान देना, तो वही चीज आप लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी सिमेट्री एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो आपका मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब ध्यान दें, अगर मान लेते हैं कि आपका मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। आपका ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना। जब भी कोई बोलेंगे कि कंपाउंड एज ठीक है, कंपाउंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो कंपाउंड और ऑप्टिकली हम बस बता दें, कमेंट कर रहे हैं कि कंपाउंड ए ऑप्टिकली है
बट आपको ये नहीं बताएं कि ये लाइट कहाँ घुमाता है। तो अगर ये आपको बोला नहीं गया है कि बस कि लाइट कहाँ घुमाता है, राइट में कि लेफ्ट में, आपको ये पता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। ये लाइट को राइट भी घुमा सकता है और लाइट को लेफ्ट भी घुमा सकता है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कंपाउंड लाइट को कहाँ, लाइट को किस डायरेक्शन में घुमाने वाला है, तो आप बोलोगे कि सैंपल दो फॉर्म में यूज कर सकता है, या तो राइट घुमाएगा या तो लेफ्ट घुमाएगा। तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल एग्जिस्ट दो फॉर्म में करेगा, या तो डी फॉर्म में या तो एल फॉर्म में। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, जब आपका प्लेनर फिगर होगा, ठीक है, तो आपका प्लेनर फिगर कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं कि आपका जब प्लेनर फिगर होता है उसमें मॉलिक्यूल का जो प्लेन है वही पीओएस का काम करता है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेन एक्ट एज ए पीओएस, यानी इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होता है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर मौजूद होगा तो सिस्टम क्या होगा? सिस्टम होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसका मतलब जो आपका स्क्वायर प्लेनर फिगर होता है, स्क्वायर प्लेनर फिगर क्या होता है? ये प्लेन में है, तो इसका मतलब ये कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर फिगर नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, कोई भी प्लेनर फिगर, चाहे स्क्वायर प्लेनर हो चाहे ट्रायगोनल प्लेनर हो, कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक, अब ध्यान देना, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का हम बात कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में ये बहुत हाईली सिमेट्रिकल फिगर होता है। ठीक है, इसमें रिलेटिव ओरिएंटेशन जो है वो ऑलवेज सेम होता है। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में क्या होता है कि ये मान लेते हैं 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर ए बी सी डी भी ले लोगे आप, अलग अलग हम ले भी लेंगे, इसमें क्या होता है, डी जो है, डी को प्लेस यहाँ पे करो या डी को प्लेस कहीं भी कर दो, इस ए बी सी से हमेशा कितना एंगल इंक्लाइन होगा? हमेशा इंक्लाइन होगा 109 डिग्री 28 मिनट इंक्लाइन होगा, 109 डिग्री 28 मिनट इंक्लाइन होगा। तो हम बोल रहे हैं कि डी को यहाँ रखो, या डी को तुम सी के पास पहुंचा दो, या डी को तुम बी के पास पहुंचा दो, जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमेशा हर बॉन्ड से, नहीं हर ग्रुप से इसका जो एंगल होगा वो फिक्स रहेगा 190 28 मिनट। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि टेट्राहेड्रल फिगर में रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या होता है? हमेशा सेम रहता है। इसका मतलब क्या है? अगर रिलेटिव ओरिएंटेशन हमेशा सेम रहेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टेट्राहेड्रल सिस्टम कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो टेट्राहेड्रल सिस्टम कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता चुके हैं कि स्क्वायर प्लेनर फिगर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, और टेट्राहेड्रल फिगर कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। ये ध्यान देना आपको। एक और चीज ध्यान देना, आप लोग पढ़े हो कि कार्बन कार्बन कब होता है? तो कार्बन कार्बन तब होता है जब उसमें 4 बॉन्ड बना होता है, और चारों बॉन्ड जो बना होगा अलग अलग वैलेंसी से बना होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होगे कार्बन के बारे में। तो कार्बन कब होता है? जब उसमें 4 अलग अलग वैलेंसी जुड़ा होगा। तो सिमिलरली तो इसका सिस्टम कैसा होता है? तो कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, तो कार्बन का sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो करता है? जब चारों वैलेंसी अलग अलग होता है, इसको बोलते हैं कारल कार्बन। तो वही चीज यहाँ बोला गया है कि टेट्राहेड्रल फिगर ऑप्टिकल एक्टिव तभी होगा जब उसका चारों का चारों वैलेंसी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? लिगेंड होता है। क्या होता है? लिगेंड्स होता है। तो अगर कोई टेट्राहेड्रल सिस्टम है, यानी आपको मान लेते हैं कि यहाँ पे MABCD, यानी यहाँ पे 4 लिगेंड अटैच किया हुआ है, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि M के अबाउट आपका सिस्टम टेट्राहेड्रल है। तो अगर टेट्राहेड्रल सिस्टम है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी शो करेगा जब इसका चारों वैलेंसी क्या होगा? अलग अलग होगा। यानी कोई भी 2 वैलेंसी अगर सेम कर दें हम, तो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, आपका कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके इसमें मॉलिक्यूल में एक पीओएस मिल जाएगा आपको।
उस केस में मॉलिक्यूल में एक पीओएस हो जाएगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल सिस्टम ऑप्टिकली तभी शो करेगा जब सारा का सारा लिगेंड क्या होगा, ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट, ऑल वैलेंसी आर डिफरेंट। ठीक है, अब ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहे हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं फ्रिक्वेंटली। तो जब भी हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे तो देखो लिगेंड टाइप आप पढ़े होगे, लिगेंड टाइप मोनोडेंटेट होता है, बाइडेंटेट होता है, ट्राइडेंटेट होता है। ठीक है, टेट्रा पेंटा हेक्साडेंटेट भी तक पढ़ते हम लोग। ध्यान देना कि मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब जैसे मान लें कि अमोनिया है, सीओ है, वाटर है, हैलोजन है, ये सब क्या है, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है। इन सबको लिखने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। तो जब भी मेरे पास मोनोडेंटेट लिगेंड होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल एबीसीडी का यूज करेंगे। स्मॉल एबीसीडी जो भी है ए डिनोट करेगा अबाउट मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब ध्यान देना जो बाइडेंटेट लिगेंड होता है उसमें एग्जांपल लेता है, मान लो एक एग्जांपल हो गया ईएन का, इथिलीन डाइमीन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएन। ठीक है, एक होता है ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट। ठीक है, तो इन लिगेंड में आपका दो सेंटर है जो कि डोनेट करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसमें दो सेंटर डोनेशन का। ठीक है, और दोनों सेंटर एक साथ डोनेट करता है। ठीक है, दोनों सेंटर एक साथ डोनेट करता है, इसको बोलते हैं लोग बाइडेंटेट लिगेंड। तो इस टाइप के लिगेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ ध्यान देना दोनों सेंटर सेम है ना, जैसे यहाँ पे NH2 यहाँ पे NH2 दोनों सेंटर सेम ही है, यहाँ पे O माइनस यहाँ पे O माइनस दोनों सेंटर सेम है। तो इस लिगेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे या तो कैपिटल AA या फिर और कैपिटल BB, यानी इस दोनों लेटर सेम होने का मतलब है कि जो डोनेशन सेंटर है वो दोनों में क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो बोथ हैव सेम डोनेशन सेंटर, बोथ हैव सेम डोनेशन सेंटर। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना है। सिमिलरली बात कर रहे हैं ना कि कुछ बाइडेंटिटी लिगेंड ऐसा होता है, जैसे मान लें कि ग्लाइसिन का एग्जांपल है आपके सामने। तो यहाँ पे ध्यान, तो अगर ऐसा कुछ होगा कि CO माइनस है, CH2 है और NH2 है, उसमें एक सेंटर N सेंटर है और एक O सेंटर है, एक सेंटर N है और एक O सेंटर है। कि इसमें दो सेंटर फिगर में, बट दोनों सेंटर अलग अलग है, तो उस लिगेंड के लिए हम यूज करेंगे AB। उसके लिए हम AB लिखेंगे। AB मतलब एक सेंटर A है तो दूसरा सेंटर क्या होगा, B होगा, इन दोनों सेंटर क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इसका यूज हम ज्यादा करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिगेंड्स अगर मोनोडेंटेड होगा उसको हम लिखने के लिए ABCD यूज करेंगे, स्मॉल ABCD। लिगेंड अगर बाइडेंटेड होगा तो या तो A और BB टाइप हो सकता है या फिर AB टाइप हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल भी आपके सामने हम दिखा दे रहे हैं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम सिंबल का यूज करेंगे तो हमको क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अपना टाइम काफी सेव हो जाएगा। अब ध्यान देना, तो सबसे पहले मूव करते हैं 4 लिगेंड केस में। सबसे पहले मूव करेंगे, चलो हम लोग 4 लिगेंड केस में। किसमें, 4 लिगेंड केस। तो 4 लिगेंड जब भी रहता है तो उसमें 4 लिगेंड में 2 टाइप का हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। तो 4 लिगेंड वाले केस में या तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है, जिस तो फिगर क्या बनेगा उसमें, टेट्राहेड्रल बनेगा। क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा। ठीक, तो 4 लिगेंड केस में या तो sp3 होगा या तो होगा dsp2, या बोल सकते हो आप sp2d बोल सकते हो, आप sp2d बोल सकते हो। ठीक है, तो 4 लिगेंड केस में दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, या तो dsp2 होता है जनरली या तो sp3 होता है। ठीक है, इन दोनों पॉसिबिलिटी में अच्छा कभी कभी रेयर केस में एक और हाइब्रिडेशन लिखा हुआ है sp2d, ये बहुत रेयर केस में आता है। ठीक है, अभी तक आपके नोन में एक ही एग्जांपल जहाँ पे dsp2 होता है, sp2d होता है, उसको हम लोग कहीं बताएंगे आपको। ठीक है, नहीं ध्यान देना, हाइब्रिडेशन चाहे dsp2 हो चाहे sp2d हो, इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होता है स्क्वायर प्लानर। ठीक है,
और हाइब्रिडेशन अगर sp3 हो तो शेप होता है टेट्राहेड्रल। तो ध्यान देना, जब भी टेट्राहेड्रल फिगर होगा तो टेट्राहेड्रल फिगर कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, तो बोलोगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। जैसे ही sp3 आपका हाइब्रिडेशन दिखेगा तो बोलोगे नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नो जीआई। टेट्राहेड्रल फिगर कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक, सिमिलरली आप बोल सकते हो जब आपका फिगर होगा स्क्वायर प्लैनर, जब आपका फिगर होगा स्क्वायर प्लैनर तो आप बोल देना नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, यानी जब भी आपका हाइब्रिडेशन DSP2 होगा तो उसमें फिगर का शेप होता है स्क्वायर प्लैनर, तो आप बोल सकते हो नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो स्क्वायर प्लैनर फिगर कभी भी ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब ध्यान ना, 4 लेकिन केस में ऑप्टिक अगर sp3 अगर हाइब्रिडेशन है तो उसमें ऑप्टिकल कब होगा, तो बोला गया है कि अगर चारों लेकिन अलग अलग होगा, यानी MABCD टाइप है, MABCD टाइप अगर रहेगा उस केस में ये जो मॉलिक्यूल है अगर टेट्राहेड्रल होगा, अगर sp3 है मतलब टेट्राहेड्रल होगा, उस केस में मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, यानी मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल एक्टिव, यानी इसका दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, या तो D या तो L फॉर्म। तो इसमें दो ऑप्टिकल D और L फॉर्म को आपस में क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो बोला गया है कि इस केस में MABCD दो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना। और ध्यान दोगे जो 4 लिगेंड केस है, 4 लिगेंड केस में बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि MA4 टाइप है, मतलब 4 लिगेंड सेम रहेगा, या फिर MA3B टाइप होगा, या फिर MA2B2 टाइप होगा, इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो पहले में जूम कर रहे हैं कि अगर मेरा सारा फिगर DSP2 होगा यानी स्क्वायर प्लेनर होगा तो क्या क्या केस हो सकता है। तो ध्यान ना, जैसे हम बोल दिए कि सिस्टम में स्क्वायर प्लेनर होगा, उसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम में कोई भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो बस ज्योमेट्रिकल होगा, बस ज्योमेट्रिकल होगा। तो MA4 ध्यान देना, MA4 का मतलब क्या है, MA4 का मतलब होगा कि यहाँ पे M होगा और सिस्टम चूंकि स्क्वायर प्लेनर है तो आपके सारे में आप ए अटैच कर लो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई भी ए अगर आप चेंज करते हो तो कुछ नया फिगर बनाया क्या, नहीं, सेम ही, यानी सारा में सेम ही चीज है, यानी इसमें कोई रिलेटिव ओरिएंटेशन सब में कोई डिफरेंस का पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बोलते हैं क्या है कि MA4 टाइप में कभी भी ऑप्टिक ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, यानी ऑप्टिकल तो होगा नहीं क्योंकि फिगर प्लानर है, ज्योमेट्रिकल भी नहीं होगा। MA4 में यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, नो ज्योमेट्रिकल। MA3B में क्या होगा जी, तो MA3B में ध्यान देना कि अगर आप MA3B ले तो मतलब इसमें क्या है कि 3A है और 1B है। तो अगर आप मान लेते कि आप इसको ऐसा भी करते हो ना कि B को कहीं और दिखाता, मतलब B यहाँ पर दिखाती है, तो ये कुछ नया फिगर आप बना नहीं हो। इसमें भी क्या है, अगर इस फिगर को आप घुमा देते, इस फिगर को आप लेफ्ट में घुमा दोगे 90, यानी इस फिगर को आप 90 से घुमा देंगे, तो 90 से अगर रोटेशन करोगे आपका ए फिगर मिल जाएगा। यानी ये दोनों फिगर अलग फिगर नहीं है, दोनों फिगर सेम फिगर है। यानी इस फिगर में यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि MA3B में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरी का पॉसिबिलिटी नहीं होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगला है MA2B2। MA2B2 ध्यान देना, MA2B2 में आपको ज्योमेट्रिकल हो सकता है, कैसे ध्यान दोगे, तो MA2B2 में पॉसिबिलिटी आपका ऐसा हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है और एक ऐसा हो सकता है। अब देखोगे दोनों में जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है अलग अलग है, तो इसको बोला गया है सिस, इसको बोला गया ट्रांस। यानी MA2B2 टाइप में आपका दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, और अगर दोनों ग्रुप से पास पास है
तो दो सेम ग्रुप अगर पास पास है तो उसको बोला गया सिस, और दो सेम ग्रुप अगर दूर दूर चला जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस। यहाँ पे दो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। अगर मान लेते हैं कि ए टू बी सी में क्या होगा, तो एम ए टू बी सी में भी दो पॉसिबिलिटी होगा, दो पॉसिबिलिटी होगा। तो अगर मान लेते हैं कि एम ए टू बी सी कर रहे हैं हम, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका एम का अबाउट जो ए है पास पास रहे, या फिर जो ए है दूर दूर चला जाए। तो यही दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिस फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म। अब ध्यान देना अगला क्या पॉसिबिलिटी है जी, एम ए बी सी डी दिखा दिए हैं। एम ए बी सी डी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि अगर एम ए बी सी डी में अगर सिस्टम अगर स्क्वायर प्लानर फिगर बनाएगा, सिस्टम अगर स्क्वायर प्लानर होगा तो उस केस में कितना पॉसिबिलिटी होगा? एम ए बी सी डी में टोटल होता है 3 पॉसिबिलिटी, टोटल होगा 3 पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो अगर एम के अबाउट अगर 4 वैलेंसी है ए बी सी डी, जिसमें कितना पॉसिबिलिटी होगा? तो बहुत सिंपल है, किसी एक फिगर को फिक्स कर दो और बाकी जो तीनों है तीनों फिगर को एक्सचेंज करते जाओ, तो हर बार एक नया फिगर बनता जाएगा। क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी है तो फिगर 3 बनेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो आप लोग पीएनसी में एक टॉपिक पढ़े होगे, सर्कुलर अरेंजमेंट। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो बोला गया है उसके लिए फॉर्मूला क्या बोला गया था कि n-1 फैक्टोरियल बाई 2। तो डिफरेंट अरेंजमेंट का किसी भी सर्कुलर टेबल के अराउंड या किसी माले में बीट्स जो डालते हो, तो सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब पढ़े होगे कि सर्कुलर अरेंजमेंट में नंबर पॉसिबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो बोला गया n-1 फैक्टोरियल बाई 2 होता है। यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी है? 4 है। तो 4 मतलब जो 4 में से 1 कर दे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। इसका भी टोटल पॉसिबिलिटी ध्यान देना। तो क्या करेंगे हम लोग? तो 4 में से 1 फैक्टोरियल बाई 2 कर देंगे, यानी क्या होगा? 3 फैक्टोरियल बाई 2 कर दे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2, 2 कैंसिल तो क्या होगा? आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि एम ए बी सी डी यानी 4 अलग अलग लिगेंड अगर मॉलिक्यूल में होगा और सिस्टम अगर क्या हो? स्क्वायर प्लानर हो, उस केस में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होता है। तो 2 तरीका बता चुके हैं, या तो मैथमेटिक्स अप्लाई कर दे या फिर किसी एक को कांस्टेंट कर ले। मान लो यहाँ पे एक को फिक्स कर दिए हैं, बाकी बी सी डी जो भी बचा लेकिन उसको क्लॉकवाइज घुमा दो एक एक करके। 3 पॉसिबिलिटी जो बनेगा आपको दिख जाएगा। बाकी कोई और नया पॉसिबिलिटी आपको दिखा रहा है ना, तो उसमें से कोई एक होगा। मतलब इस 3 यहाँ पे जो आप ड्रॉ कर रहे थे ना, इसके अलावा कोई यहाँ पे आप किसी एक को फिक्स करके बाकी तीनों को घुमा के पॉसिबिलिटी को ड्रॉ किए हो, तो इसके अलावा कुछ नया पॉसिबिलिटी आपको दिखेगा ना, तो अब देखना कि वो बाकी तीनों में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ आप नया पॉसिबिलिटी को आप बता नहीं सकते हो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि एम ए बी सी टाइप में 3 GI पॉसिबल है, 3 GI पॉसिबल है। अब ध्यान देना, अगर हम मूव करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड पे, तो अगर आपका फिगर ऐसा होगा एम ए हॉल्टवाइज का मतलब क्या है? 2 लिगेंड सेम है, तो 2 लिगेंड सेम हो तो क्या होगा? ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप सिंपल देख भी सकते हो ना कि एम ए टाइप अगर यहाँ बना दिए हैं तो एम ए टाइप में क्या होगा?
तो एम ए में आपका कोई भी अगर आप पोजीशन चेंज भी करते हो, ठीक है, तो नहीं बनेगा। अब ध्यान ना, जब भी हम बाइडेंटेड का बात करते हैं ना, बाइडेंटेड में दो पॉसिबिलिटी होता है। एक होता है कि बाइडेंटेड में जो आपका जो लिगेंड्स है बाइडेंटेड, वो ऐसे या तो मेटल में ऐसे बाइंड करेगा या तो मेटल में ऐसे बाइंड करता है, या तो मेटल में ऐसे बाइंड कर सकता है कि यहाँ पे है यहाँ पे है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये इतना लंबा जो पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी को हम, ये पॉसिबिलिटी रेयर होता है। यानी बाइडेंटेड लिगेंड अगर बाइंड करता है मेटल के साथ, तो उसमें दोनों सेंटर क्या होगा, आपस में 90 एंगल पे होगा। ये 180 एंगल वाला जो पॉसिबिलिटी है, थीटा 180 की जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी रेयर होता है। यानी इतना लंबा चेन किसी के पास नहीं होता है कि यहाँ से और यहाँ का ही आपस में दे पाए। ठीक है, ये ध्यान रखना, इतना लंबा चेन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी होगा नहीं। तो अगर ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, तो मतलब क्या होगा, फिगर को आपको ऐसा बनाओ। फिगर जब ऐसा बनेगा तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री पॉसिबल ही नहीं है, इसमें पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर बोलेंगे कि एम ए यानी एक बाइडेंटेड लिगेंड है और A2 टाइप, तो और दो कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। एक बाइडेंटेड लिगेंड होगा, दो क्या होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड होगा। उस केस में क्या करना है आपको, तो सिंपल सा, उस केस में क्या करना है, उस केस में भी अगर बोलेंगे ज्योमेट्रिकल होगा तो बोलोगे नहीं नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे ए और ए अप्लाई कर ले और यहाँ पे स्मॉल ए रहेगा, तो भी अगर इस ए को आपस में चेंज भी करोगे स्मॉल ए को, तो भी कुछ नया नहीं बनेगा, इसमें ज्योमेट्रिकली अलाउड नहीं होगा। सिमिलरली क्या है, एम ए बी सी, मतलब एक बाइडेंटेड लिगेंड है जिसका दोनों सेंटर सेम है और दो अलग अलग होगा, मान लो एक बी कर लिए एक सी कर लिए, तो ये भी देखो इसमें ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है कि अगर मान लेते हैं अब बी और सी के पोजीशन को एक्सचेंज करो, तो दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है। दोनों का इन्वायरमेंट क्या है, सेम ही है। दोनों का रिलेटिव पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, दोनों का रिलेटिव पोजीशन अभी भी क्या सेम है, यानी इसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो इन सब में नहीं पॉसिबल है। चेक, अब ध्यान देना, अगला ले रहे हैं एम ए बी हॉल्टर्स, यानी अब जो बाइडेंटेड लिगेंड होगा उसका दोनों सेंटर अलग अलग होगा, उसका दोनों सेंटर अलग अलग होगा। ठीक है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है ना। तो अगर एक होगा, यहाँ पे ए लेंगे और यहाँ पे बी ले सकते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लिया जा सकता है। इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ पे ए ले और इस केस का जो बी है उल्टा ले ले, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इन दोनों में अब देख गौर करना, जो ए है पास पास है और यहाँ पे ए दूर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इस फिगर में दो पॉसिबिलिटी दिखाया हुआ है, दो लिखा हुआ है। ठीक, सिमिलरली बात कर रहे हैं एम ए बी में, तो एम ए और ए बी में पॉसिबिलिटी नहीं होगा, नो ज्योमेट्रिकल। एम ए बी और A2 इसमें भी ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, क्रॉस चेक करना है पर। अगला है एम ए बी, यानी एक बाइडेंटेड लिगेंड है और बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग है बाहर में और अंदर में दोनों अलग अलग है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल होगा और दो ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। ठीक, अगर बोलेंगे एम ए बी बी, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि रिलेटिव पोजीशन में, रिलेटिव ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं होगा, रिलेटिव ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, अगर बोलते हैं एम ए बी सी डी, एम ए बी सी डी में भी दो पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ऐसा हो सकता है और एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब ध्यान ना, ये हो गया आपका चार, लेकिन केस में हर केस में कितना आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्टिकल तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल तो होगा नहीं। जब भी चार लिगेंड होगा और आपका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, तो आपका ऑप्टिकल तो होता नहीं है, जो होगा ज्योमेट्रिकल होगा, पढ़ लिए हम लोग। ठीक, उसमें जो केस सबसे इम्पोर्टेंट है जो अभी रिसेंट पूछ रहा है, ये या तो आप शेप वो सब पूछ सकता है,
या तो MABCD पूछता है। ठीक, अब ध्यान देना, अगर यही 4 लिगेंड में अगर आपका हाइब्रिडेशन sp3 होगा तो शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल फिगर ऑप्टिकलेटिव होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल फिगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो MABCD मतलब 2 ऑप्टिकल शो करेगा। ठीक, MABCD मतलब 2 ऑप्टिकल शो करेगा। ठीक है, और ये वाला केस जब AB और BC हो, इसमें भी देखो आपका 4 अलग अलग वैलेंसी है। तो अगर इस ए फिगर अगर sp3 होगा, टेट्राहेड होगा तो इसमें 2 ऑप्टिकल बन सकता है, इसका 2 ऑप्टिकल बन सकता है। ठीक है, ऑप्टिकल बनने के लिए फिगर का नॉन 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 प्लेनर होना जरूरी है, यानी प्लेन से बाहर जाना जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करते हैं MAB इस फिगर का, तो ये फिगर भी अगर sp3 होगा, अगर sp3 होता है, सिस्टम टेट्राहेड्रल होता है, इसमें भी 2 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। इसमें भी 2 ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग 4 लिगेंड का सारा केस कवर कर लिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल का। ठीक, इसमें कोई डाउट हो चलो तो पूछेंगे। ध्यान देना, नेक्स्ट बुक करता हम लोग 6 लिगेंड केस पे। तो 6 लिगेंड केस समझने के लिए ध्यान देना, पहले कुछ पॉइंट्स को फिक्स कर अपने दिमाग में। तो 6 लिगेंड केस में आपका जो शेप होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है, शेप इज ऑक्टाहेड्रल। यानी मान लेते हैं 6 लिगेंड होगा तो आपके सेंटर मेटल के अबाउट आपका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, ऐसा कुछ शेप होगा। ठीक है, यानी 6 लिगेंड होगा तो 4 लिगेंड मिलके स्क्वायर बनाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे लिगेंड है L L L L और यहाँ ऊपर नीचे L L है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो ये यही यहाँ समझाया हुआ है। तो जब 6 लिगेंड होगा तो शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, तो हमको सीखना है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल के बारे में। तो सिंपल सोचिए, ऑप्टिकल कब होगा, जब आपका पीओएस नहीं होगा, आपका पीओएस नहीं होगा। ठीक है, तो अब्सेंस ऑफ पीओएस, अगर पीओएस एब्सेंट होगा उस केस में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल का 2 फॉर्म होगा, या तो डी फॉर्म होगा तो एल फॉर्म होगा। ठीक है, डी फॉर्म होगा या तो उसका एल फॉर्म होगा। अब ध्यान देना, नीचे में एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें 6 लिगेंड लिया हुआ है MABCDE। तो MABCD में ध्यान दोगे, यहाँ पे अगर हम इसका शेप अगर ऑक्टाहेड्रल को ड्रॉ करें तो इसमें आप गौर करना, यहाँ पे 3 180 पेयर है, 3 180 पेयर है। जैसे मान लो कि E और F 180 पेयर एक है, C और D देखोगे ये भी 180 का पेयर में है, और A और B क्या है, ये भी 180 एंगल पे है आपस में। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इस फिगर में 3 180 पेयर आपको दिखेगा। ऑक्टाहेड्रल फिगर में 3 180 पेयर, इसको हम ऐसे दिखाएंगे तो फिर यानी किसी भी ऑक्टाहेड्रल सिस्टम को हम 3 ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स होगा वो कौन सा लिगेंड होगा, तो जो आपस में 180 है। जैसे मान ले यहाँ पे 3 ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट में डालना है AB को, यानी यहाँ पे AB आपस में 180 एंगल पे है। सिमिलरली हम बात करें सेकंड ब्रैकेट में डालते हैं C और D को, और E और F को। ठीक है, तो ध्यान देना, तो हम क्या कर रहे हैं, इस फिगर को इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो भी लिगेंड्स है वो आपस में 180 एंगल पे इंक्लाइन होगा। ठीक, अब ध्यान देना, अगर कोई मान लेते हैं कि आपको यहाँ से F है
एफ को हटा के ई कर दिया, मतलब यहाँ पे एफ कर दिया और यहाँ पे ई कर दिया, इसमें कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। इस इक्विवेलेंट टू क्या है? इस फिगर को घुमा दो 180 से इसके अबाउट, तो सेम फिगर बन जाएगा फिर से वापस। तो अगर मान लेते हैं कि 180 का पेयर, जो 180 का पेयर है वो आपस में पोजीशन को अगर एक्सचेंज करेगा तो उससे कुछ नया फिगर नहीं बनता, सेम फिगर बनता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे ए बी है, इसको हम बी ए लिख दें तो दोनों फिगर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ए बी लिखे या बी ए लिखे बात बराबर है, ठीक है। सिमिलरली सी डी लिखे या डी सी लिखे बात बराबर है। तो ब्रैकेट के अंदर में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ब्रैकेट जब भी हम विद इन ब्रैकेट चेंज करते हैं, विद इन ब्रैकेट अगर एक्सचेंज करोगे तो उस केस में क्या होगा? नो चेंज होगा, फिगर सेम रहेगा, फिगर में कोई चेंज ऑकर नहीं करेगा, ठीक। सिमिलरली ध्यान देना, अगर दो ब्रैकेट को एक्सचेंज कर लो, अगर दो ब्रैकेट मान लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हम ऐसा लिख रहे हैं एम ए बी लिखे और यहाँ सी डी लिख रहे हैं और यहाँ ई एफ लिख रहे हैं, तो अगर इसको अगर ऐसा लिख रहे हो एम सी डी पहले कर दिए और एम ए बी बाद लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो बोलेंगे नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। इन दो ब्रैकेट को अगर एक्सचेंज कर देंगे, इस ब्रैकेट को इससे एक्सचेंज कर दिए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट एक्सचेंज करने से फिगर चेंज नहीं होता है, फिगर सेम रहता है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाले लिगेंड्स को एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ब्रैकेट को भी एक्सचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिगर अभी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक। ये रहेगा पॉइंट्स। अब ध्यान ना, एक और गौर करने का बात क्या है कि जब भी आप ऑक्टाहेड्रल सिस्टम को फोकस कर रहे हो ना, तो उसमें ध्यान देना कि इसमें से कोई भी दो पेयर, जैसे मान लेते हैं एनी टू पेयर, एक सेकेंड, जैसे मान ले यहाँ पे ई एफ और सी डी, ई एफ सी डी को तुम चूज कर रहा है ना, तो ई एफ सी डी ध्यान देना एक स्क्वायर बनाएगा और ए और बी उसको ऊपर नीचे हो जाएगा, ए और बी इसको ऊपर नीचे हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझा यहाँ पे? वी कैन फॉर्म स्क्वायर by taking any two bracket, तो मतलब यहाँ पे था ना आपके पास, यहाँ पे 3 ब्रैकेट था ना, एम ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे कोई भी दो ब्रैकेट चूज करके हम अपना स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लें कि ई एफ और सी डी को चूज करके हम स्क्वायर बना लिए, तो कोई भी दो ब्रैकेट चूज कर तुम्हारा स्क्वायर बन सकता है। और यहाँ पर ध्यान देना, आप ऐसा भी चूज कर सकते हो, अगर मान लेते हैं कि आप चूज करो हो ए बी और सी डी को, तो आपका स्क्वायर ऐसा बनेगा, और ई और एफ उस स्क्वायर के ऊपर नीचे होगा, ई और एफ उस स्क्वायर के नहीं ऊपर नीचे होगा। तो सिंपल सा पॉइंट है कि आप किसी भी दो ब्रैकेट को चूज कर लेंगे, आप स्क्वायर बना सकते हो। थर्ड ब्रैकेट का जो एलिगेंस होगा उस स्क्वायर के ऊपर नीचे होगा, उस स्क्वायर के ऊपर नीचे होगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी भी दो ब्रैकेट को चूज करके आप अपना स्क्वायर बना सकते हो और थर्ड ब्रैकेट का लिगेंड होगा उस स्क्वायर के ऊपर नीचे होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए बी एंड सॉरी सी डी और ई एफ हम अगर चूज कर लेते हैं अपना स्क्वायर, ब्रैकेट चूज करते स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका ए ऊपर होगा और बी नीचे होगा। तो जो ए बी है ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है,
ये ध्यान देना। तो ऐसा कुछ है तो ध्यान देना। तो यहाँ समझाया हुआ है कि यू कैन choose any two bracket and form one plane। ठीक है, यानी आप एक प्लेन बना सकते हो। अगर इस प्लेन में अगर पीओएस करना है, ध्यान देना, अगर मान लो तुम एक प्लेन बना दिया तो प्लेन में पीओएस कब होगा, तो जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, तभी तो आपका ये जो प्लेन है पीओएस का काम करेगा। वही समझाया हुआ है। टू एग्जिस्ट एट पीओएस आपका जो एटलीस्ट एक ब्रैकेट में सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 ब्रैकेट है ना जी, तो किसी भी एक ब्रैकेट में अगर 2 लिगेंड सेम हो गया, जैसे मान लें कि इस ब्रैकेट में हम बोल दिए कि यहाँ पे ए और ए है, यहाँ पे ए और ए है, यानी यहाँ पे दोनों लिगेंड क्या सेम है। ठीक है, तो हम बोल क्या रहे थे कि अगर किसी भी एक ब्रैकेट में 2 लिगेंड सेम हो जाए, मतलब यहाँ पे ए कर लिए, बाकी 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 इसमें कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे ध्यान, इन दोनों ब्रैकेट को चूज करके तुम्हारा प्लेन बन जाएगा। और जो थर्ड ब्रैकेट का जो भी होगा, यानी बाकी जो ब्रैकेट बचा हुआ है उसका दोनों लिगेंड ऊपर नीचे होता है, दोनों लिगेंड ऊपर नीचे होगा, यानी प्लेन के ऊपर नीचे होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी एक ब्रैकेट में, तो एटलीस्ट एनी ब्रैकेट ये बोथ लिगेंड आर सेम, तो क्या होता है आपके सिस्टम में पीओएस एग्जिस्ट करेगा, आपका सिस्टम पीओएस एग्जिस्ट करेगा, यानी आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने का पहला कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट किसी भी एक ब्रैकेट में दोनों लिगेंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या फिर अगर आपका 2 ब्रैकेट आइडेंटिकल हो जाए, ऐसा मान लें यहाँ पे एक ब्रैकेट में ए बी है, तो यहाँ भी अगर ए बी कर ले, तो अगर दो ब्रैकेट अगर आइडेंटिकल हो गया तो ही मॉलिक्यूल में पीओएस यानी पीओएस होगा, यानी प्लेन सिमेट्री होगा, यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अगर 2 ब्रैकेट सेम होने से मतलब क्या होता है, ध्यान देना, अगर तुम 2 ब्रैकेट को सेम कर दोगे, जैसे मान ले तुम्हारे पास एम ए बी है और यहाँ भी हम एम ए बी कर ले और यहाँ पे सी डी कर ले, यहाँ पे 2 ब्रैकेट आइडेंटिकल हो गए, जो ब्रैकेट यहाँ पे वो ब्रैकेट यहाँ पे हो चुका है। अगर 2 ब्रैकेट आइडेंटिकल हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या ध्यान क्या होगा, जैसे मान यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे भी हम ए बी ले रहे हैं और ऊपर सी डी ले रहे हैं। इस केस में क्या होगा कि अगर प्लेन अगर बी से पास कर जाए, ऐसे पास कर जाए, ऐसे पास कर जाए, तो ध्यान ना, आपका जो सी और डी है, आपको अगर वर्टिकली पास कर रहे हैं तो सी और डी प्लेन पे लाई करेगा, सी और डी प्लेन का पार्ट हो जाएगा, तो सी और डी प्लेन का ही पार्ट हो गया। ठीक है, तो सी और डी प्लेन अगर प्लेन में हो गया तो हम काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान ना, जो इस ए और ए आपस में क्या मिरर इमेज है, और बी और बी क्या मिरर इमेज है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें पीओएस हो सकता है, इसमें पीओएस होगा, यानी इसका मतलब क्या है, अगर दो ब्रैकेट अगर आइडेंटिकल होगा तो उस फिगर में पीओएस क्या होता है, पीओएस होता है, यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी सिंपल सा चीज है कि आपको अगर ऑप्टिकली एक्टिव चेक करना है तो क्या नहीं होना चाहिए, तो दो चीज नहीं होना चाहिए। पहला क्या बोला गया है कि किसी भी ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होता है इसमें, तो किसी ब्रैकेट में 2 आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी ब्रैकेट में दोनों लिगेंड सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लिगेंड होगा तो मतलब क्या होगा, इसमें पीओएस होगा, या फिर 2 ब्रैकेट अगर आइडेंटिकल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, उस केस में भी क्या है, उस केस में इसमें पीओएस होता है, यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो कंडीशंस क्लियर है चलो आप लोग को। सर थोड़ा दोबारा समझाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है चलो, क्या क्लियर है आप लोग को। सर थोड़ा दोबारा कहेंगे वो। दोबारा बता दें, हाँ सर। ठीक है।
जब भी हम 6 लिगेंड का बात करते हो, चलो 6 लिगेंड का शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, और 6 लिगेंड वालों क्या बोले हैं कि अगर आप उसको 3 ब्रैकेट में बांट सकते हो, तो अगर 3 ब्रैकेट में बांट देंगे तो ध्यान देना इसमें पीओएस कब होगा, तो व्हेन पीओएस एग्जिस्ट। बहुत सिंपल तरीका आप समझा रहे हैं। तो केस 1, जब किसी एक ब्रैकेट में 2 लिगेंड सेम हो जाए, यानी बाकी 2 ब्रैकेट में क्या हमको नहीं पता है, कोई भी एक ब्रैकेट में अगर दोनों सेम हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी अगर ए हो गया, तो अगर ऐसा केस दिख गया किसी भी एक ब्रैकेट में 2 सेम हो गया, आइडेंटिकल हो गया, तो उस केस में क्या बोलते हैं कि आपका मॉलिक्यूल में पीओएस एग्जिस्ट करेगा। पहला केस से बाकी दोनों ब्रैकेट में क्या हमको कोई मतलब नहीं है, किसी भी एक ब्रैकेट में बस देना है, दोनों सेम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, आपका पीओएस होगा। क्यों? क्योंकि बाकी 2 ब्रैकेट मिलकर आपका प्लेन बनता है ना। हम लोग क्या सीखे हैं कि बाकी 2 ब्रैकेट मिलकर आपका एक प्लेन बनाएगा। अगर आपका प्लेन बन रहा है तो ऊपर नीचे अगर और जो थर्ड ब्रैकेट है उसका लिगेंड्स ऊपर नीचे होता है, तो अगर ऊपर भी ये होगा नीचे भी होगा तो क्या होगा, इसमें पीओएस दिख रहा है आपको, इसमें आपको पीएस दिख रहा है। नहीं, सिंपल सा चीज है कि 2 ब्रैकेट लेके हम प्लेन बनाते हैं और थर्ड ब्रैकेट का लिगेंड उसको ऊपर नीचे होता है, तो अगर ऊपर नीचे सेम हो गया मतलब क्या होगा, इसमें पीओएस है, पीओएस है। ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना कि अगर आपका 2 ब्रैकेट अगर रिपीट कर जाए, मतलब यहाँ पे ए बी है और यहाँ भी ए बी आ जाए, यानी 2 ब्रैकेट आइडेंटिकल हो जाए, थर्ड ब्रैकेट में कुछ मतलब नहीं है, वहाँ पे क्या हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं यहाँ पे सी डी लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं सी डी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 2 ब्रैकेट आइडेंटिकल मिल गया मेरे को, इसका मतलब आपके पास पीओएस पक्का होगा। कैसे होगा तो समझाया गया था कि मान लेते हैं यहाँ पे एम लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर हम इसको ऐसा कर ले, ए बी कर ले और ऊपर नीचे मान लेते सी डी कर लेते हैं, मान लेते हैं सी डी कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो हम बोल रहे हैं कि कौन सा प्लेन होगा, तो ध्यान ना बी से काटो, बी से काटो और इसको ऊपर तक लेके जाओ, तो जो सी और डी है वो आपके प्लेन का पार्ट हो जाएगा। सी और डी आपका प्लेन का पार्ट हो गया। ठीक है, तो उसमें सोचना ही नहीं है। अब ध्यान देना, जो आपको ए दिख रहा है, पे ए दिख रहा है, इस ए और इस ए में क्या इमेज की तरह काम कर रहा है, और बी इमेज की तरह काम कर रहा है। यानी इसमें क्या हो, जो ब्लू का जो बीच का जो मिड से काटा गया है, ये आपका पीओएस की तरह काम कर रहा है, आपका पीओएस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो 6 लिगेंड वाले केस में पीओएस एग्जिस्ट कब करेगा, जब आपका किसी एक ब्रैकेट के अंदर 2 लिगेंड सेम हो जाए। ठीक है, या फिर आपका 2 ब्रैकेट आइडेंटिकल हो जाए, 2 ब्रैकेट आपका आइडेंटिकल हो जाए। ठीक है, एक केस आपको याद रखना है। बात समझ में आया आपको? यहाँ तक डाउट हो चलो फिर से बताओ मेरे को लक्ष्मी। ठीक है सर सर बोलो बच्चा। सर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? अब उसमें हमको फोकस ही नहीं करना बोल रहा आपको, बस पीओएस चेक कर लो। पीओएस चेक कर ली मतलब काम हो गया। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने का फायदा क्या है, जब पीओएस हम चेक कर ले कि है तो बस मॉलिक्यूल हो गया ऑप्टिकल इंटेक, तो सीओएस चेक करो नहीं करो बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को जज करना था ना कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकलिटिव है कि नहीं है, पीओएस चेक करके हम बात कर लेंगे। पीओएस अगर होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकलिटिव होगा, तो पीओएस होने का तो कंडीशन हम चेक कर रहे थे कि कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पीओएस अगर एग्जिस्ट करेंगे यस सर। को मतलब नहीं बनता है। हाँ, अगर पीओएस नहीं होता तो हम सीओएस पे सोचते। ठीक है, बट नॉर्मली हम क्या बोल रहे हैं कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में आपका मैक्सिमम काम, आपका सारा काम पीओएस से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उस पर बस फोकस करना है। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें हम लोग अलग अलग केसेस लेंगे। अब तो हम लोग का काम क्या है कि इसमें 6 लिगेंड वाले केस में अलग अलग केस लेके हम लोग पता करेंगे कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल कब कब होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कितना होगा, ऑप्टिकल कितना होगा। ध्यान देना, पहला केस क्या है
जब आपका सारा लिगेंड सेम होगा, यानी MA6 टाइप का, MA6 टाइप का, ठीक है। तो पहला किस आपके सामने रख रहे हैं MA6। तो MA6 में अगर हम ब्रैकेट में लें, इसमें को M के पास 3 ब्रैकेट होगा, सब में लिगेंड आइडेंटिकल होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब चूंकि अब आपके ब्रैकेट में 2 लिगेंड सेम है तो इसमें ऑप्टिकल होगा, तो वो नो ऑप्टिकल, क्या होगा, नो ऑप्टिकल। तो लेफ्ट साइड में टाइप बताया हुआ, तो लेफ्ट साइड में आपका पॉसिबिलिटी बताया हुआ है, और राइट में बात किया, राइट में बताया हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे। तो इस केस में था ना, क्योंकि सारा लेकिन कॉमन है ना, इसमें आपका ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी एक क्वेश्चन करोगे तो सारा तो सेम ही चीज रहेगा, तो इसमें ना ऑप्टिकल होगा ना ज्योमेट्रिकल होगा, तो नो ज्योमेट्रिकल। अगर हम MA5B कर दे, MA5B में था ना, पॉसिबिलिटी ड्रॉ करो ना, ब्रैकेट में कितना टाइप का ब्रैकेट ड्रॉ कर सकते हो, एक ही टाइप का ब्रैकेट है। आप अगर B को यहाँ पहुंचाओगे तो A यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। B को यहाँ लिख दो और A को यहाँ पहुंचा दो, तो बात तो बराबर है ना, क्योंकि अब आपका ब्रैकेट यहाँ लिखा जाए या ब्रैकेट यहाँ होता, फर्क सेम बनता। इसका मतलब ये जो फिगर बना है वो सेम फिगर है, तो इसका मतलब दो, इसमें अगर आप अगर जितना टाइप का पॉसिबिलिटी बनाओगे उतना ज्योमेट्रिकल होगा, तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी आप ड्रॉ कर पा रहे हो, इसका ज्योमेट्रिक यानी इसमें ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी सिंगल कंपाउंड बनेगा। MA5 में सिंगल कंपाउंड बना, इन दोनों में ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। ऑप्टिकल का बात करने दो, तो ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट के अंदर 2 लिगेंड सेम है, इसका मतलब ऑप्टिकल भी नहीं होगा, तो नो ऑप्टिकल, नो ऑप्टिकल, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग किसका, MA4B2 टाइप का। MA4B2 टाइप में देखो पॉसिबिलिटी क्या है, तो ब्रैकेट में देखोगे तो 2 टाइप का हम पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं, MAA, AB एंड AB, ठीक है। और एक और हो सकता है MAA एंड BB। 2 टाइप का हम ब्रैकेट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टाइप का ब्रैकेट होगा, यानी इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेर पॉसिबल है, इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेर पॉसिबल है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये दोनों पॉसिबिलिटी का नाम क्या रखा है, तो ध्यान देना, जैसे जब हम लिखेंगे, जैसे यहाँ देखिए MAABAB, इसको हम ड्रॉ कर दिखा रहा आपको। इसमें ए हो गया AB, ए हो गया AB, और ऊपर नीचे हो गया AA, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, इसमें गौर करना, जो आपका B और B है, B और B पास पास है, B और B पास पास है, इसको बोला गया सिस, इसको बोला गया है सिस, क्या बोला गया है, सिस। इसी में अगर नीचे वाला को ध्यान देना, नीचे वाले में इसमें क्या MAA एंड BB है, इसमें गौर करना कि MAA को अगर हम सेम माना तो क्या स्क्वायर बना लेगा, और B और B कहाँ जाएगा, ऊपर नीचे, तो B और B डिस्टेंस मैक्सिमम हो चुका है इस केस में, B और B मैक्सिमम डिस्टेंस पे, इसका मतलब क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस टाइप का, क्या बोलेंगे, ट्रांस टाइप का। इसमें दो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, 2 ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस। लेकिन ध्यान देना, दोनों में क्या है, दोनों में देखो यहाँ पे सेम ब्रैकेट में सेम लिगेंड है, और यहाँ पे ब्रैकेट में सेम लिगेंड है, तो क्या हुआ, दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा, यानी इसमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाला है, क्या दोनों क्या है, ऑप्टिकली इनेक्टिव है, ठीक है। तो जब 2 B अलग अलग ब्रैकेट में होगा, ध्यान देना, सेम ब्रैकेट वाले का एंगल 180 होता है, सेम ब्रैकेट में जो लिगेंड का एंगल 180 होगा, और 2 अलग ब्रैकेट के बीच एंगल 90 होता है, तो यहाँ पे B और यहाँ भी एंगल 90 एंगल पे है, और यहाँ का भी क्या है, 180 एंगल पे है, ठीक है। तो 90 एंगल मतलब पास, मतलब होगा सिस, और 180 एंगल मतलब दूर, मतलब क्या होगा, ट्रांस। तो सिस ट्रांस आप पहचान सकते हो ब्रैकेट के थ्रू, ठीक। यानी इस फिगर में MA4B2 टाइप में 2 ज्योमेट्रिकल होगा, बट दोनों में से कोई भी ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, दोनों में से कोई भी ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, ठीक। सिमिलरली ध्यान देना, MA3B3 में आपका 2 टाइप का ब्रैकेट पॉसिबल है, एक है AB टाइप का, और एक है AABB टाइप का, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट में ध्यान देना, अगर हम AB बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा, सारे B और सारे में 90 एंगल मौजूद है, इसमें ऐसा बनता है, इसमें जो फिगर है ऐसा फॉर्म करेगा,
ठीक है, तो इसमें फिगर ऐसा बनेगा और यहाँ पे ए बी बी ए बी में ए 180 है, बी बी 180 और ए बी क्या होगा आपस में 90 होगा। इसमें देखो बी बी ए और ए बी हो गया, इसका फिगर ऐसा बनता है। तो ध्यान दोगे नीचे वाला जो फिगर है उसको बोला गया है फेशियल फॉर्म। क्या बोला गया है? फेशियल फॉर्म, शॉर्ट में बोलते हैं एफईसी। और नीचे वाला जो फिगर है इसको, इसमें जो फिगर बना हुआ है इसको बोला गया है मेरिडाइनल फॉर्म, शॉर्ट बोलते हैं एमईआर बोलते हैं। तो MA3B3 में जो ए फॉर्म हो गया, ऊपर वाला जो फॉर्म है इसको बोला गया है फेशियल फॉर्म। क्या बोला गया है? फेशियल फॉर्म। और नीचे वाला जो पॉसिबिलिटी है उसको बोला गया है एमईआर। एमईआर का मतलब मेरिडाइनल फॉर्म, शॉर्ट में एमईआर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, यानी इसमें दो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। अब ध्यान ना, और बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का। इसमें देखो दोनों दो ब्रैकेट आइडेंटिकल हो गया। जब दो ब्रैकेट आइडेंटिकल हो जाता है तो इसमें ऑप्टिकल शो नहीं करता है। सिमिलरली बात करते हैं हम नीचे वाले फिगर में, देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों लिगेंड सेम है। ब्रैकेट के अंदर क्या है? दोनों लिगेंड सेम है। इसका मतलब क्या होगा? ये भी आपका ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? MA3B3 में दो ज्योमेट्रिकल होगा और नन ऑफ देम इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी इसमें से बस दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, बस इसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक। इसमें ध्यान देना, बाकी आप लोग केस खुद से ड्रॉ कर सकते हो, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको बोलता है फिगर दे के आपसे पूछेगा कि आइसोमर्स काउंट करो, तो कोई तरीका क्या है? सिंपल सा, जैसे मान लेते हैं हमको फिगर दे देगा MA3, यानी हमको दे देगा कंपाउंड MA3BCD। तो इसमें देखोगे एक पॉसिबिलिटी है MAAABCD, ABCD। अगला पॉसिबिलिटी है MAABCCD। अगला पॉसिबिलिटी है MAAACBD और अगला पॉसिबिलिटी है MABADAC, ठीक है। तो एक चार पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? इसका आपको यानी सिंपल सी चीज है, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी आपको दे देगा MA3BCD में बोले कितना ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, तो आपको ड्रॉ करके देखो ब्रैकेट के फॉर्म में, तो यहाँ पे चार ब्रैकेट हम बना सकते हैं। तो ये चार पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। इसको होमवर्क के फॉर्म में खुद से बना के चेक करना कि चार पॉसिबिलिटी अब बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे, चेक करना खुद से एक बार आप, ठीक है। ये चार बन गया ज्योमेट्रिकल। अब इसमें देखते हैं, हर को चेक करते हैं कि किसमें ऑप्टिकल होगा। यहाँ पे देखो दो सेम हो गया तो ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, यहाँ भी दो सेम हो गया ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, यहाँ भी दो सेम हो गया ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। यहाँ पे MABADAC, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट आइडेंटिकल नहीं है और किसी ब्रैकेट के अंदर दो लिगेंड सेम नहीं। इसका मतलब क्या होगा? ये जो कंपाउंड ड्रॉ किए हैं ये कंपाउंड ऑप्टिकल शो करेगा। इसका एक D फॉर्म होगा और एक L फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस फिगर में चार ज्योमेट्रिकल होगा और लास्ट वाले का दो है, तो क्या हो? दो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। चार ज्योमेट्रिकल दो ऑप्टिकल। अब बोलेगा टोटल कितना होगा? टोटल कैसे काउंट करते हैं? ध्यान देना, तो पहला फिगर हो गया, दूसरा फिगर हो गया, तीसरा फिगर हो गया और चौथा फिगर का D फॉर्म और चौथा फिगर का L फॉर्म। तो टोटल आइसोमर कितना होगा जी? 1 2 3 4 का D, 4 का L, मतलब 5। तो टोटल आइसोमर कितना होगा? टोटल आइसोमर हो जाएगा आपके पास 5। तो चार ज्योमेट्रिकल है, दो ऑप्टिकल है, टोटल कितना होगा? 5 होगा। ऐसे काउंट करते हैं आपको, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं ना MA2BC, MA2B2C2। इसमें पूछा गया टोटल आइसोमर कितना हुआ था। ध्यान रखोगे पहले ज्योमेट्रिकल काउंट करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल देखोगे 1 2 3 4 5 बना दिया आपके लिए हम, तो 5 पॉसिबिलिटी होगा। इस 5 पॉसिबिलिटी में यानी 5 ज्योमेट्रिकल हो गया। इसमें देखो अब ऑप्टिकल काउंट करना, तो इसमें देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, यहाँ दोनों सेम है। यानी अगर दोनों लिगेंड सेम होगा सेम ब्रैकेट के अंदर तो ऑप्टिकल शो नहीं करता है। जो लास्ट में ध्यान रखना, लास्ट में दो सेम नहीं है
दो अलग दो अलग दो अलग, और ब्रैकेट भी सारा अलग है। इस केस में ये ऑप्टिकल शो करेगा तो इसका डी फॉर्म होगा, इसका एल फॉर्म होगा। यानी 5 ज्योमेट्रिकल होगा, 2 ऑप्टिकल होगा, टोटल कितना होगा? तो 1 2 3 4 और 5 का डी, 5 का एल, यानी 5वें फिगर का डी फॉर्म, 5वें फिगर का एल फॉर्म। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना होता है? टोटल आइसोमर होगा 6, टोटल आइसोमर होगा 6। चेक। सिमिलर बात करता हूँ लोग, और हमसे पूछा जाएगा MA2B2CD, इसका काउंट करना है तो पहले इसका ज्योमेट्रिकल बनाएंगे। ज्योमेट्रिकल बना के आपको दिखा दिया गया ऑलरेडी। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी बना के दिखाया गया है। इस 6 पॉसिबिलिटी में ज्योमेट्रिकल 6 हो जाएगा। ऑप्टिकल कौन कौन होगा? तो है ना, ये ऑप्टिकल नहीं हो सकता है। इसमें देखोगे, इसमें 2 ब्रैकेट आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया, तो ये भी ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ध्यान है, यहाँ पे देखो दोनों सेम हो गया, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। बाकी देखोगे तो 3 फिगर ऑप्टिकल नहीं शो करा है। इवन देखो इस फिगर में भी बी हो चुका है, सेम हो चुका है, और तो ये भी ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। ठीक है, बाकी जो बचा 2 फिगर है, 2 फिगर में देखोगे कोई ब्रैकेट रिपीट नहीं किया है, ब्रैकेट सारा अलग अलग है, और ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड है वो भी क्या है? अलग अलग है। इन दोनों फिगर में ऑप्टिकल शो कर सकता है, तो दोनों का क्या हुआ? डी फॉर्म, एल फॉर्म दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल 6 हो गया, ऑप्टिकल 4 हो जाएगा। टोटल कितना होगा? तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4, और इसका 2 5 6 और इसका 2 7 8, टोटल हो जाएगा 8। ठीक है, तो टोटल आइसोमर हो जाएगा 8, ज्योमेट्रिकल 6, ऑप्टिकल 4 होगा, और टोटल कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, इस टाइप में लास्ट केस क्या होगा? लास्ट केस होगा MABCD। क्या होगा? तो MABCDEF। ABCDEF में आपको इस केस को आपको याद कर लेना है। इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल होता है 15, और 15 का 15 ऑप्टिकल एक्टिव होता है, यानी 15 का 15 का डी फॉर्म होगा और एल फॉर्म होगा। MABCDEF में टोटल ज्योमेट्रिकल 15 होता है, 15 का, और हर 15 जो 15 है, 15 का ज्योमेट्रिकल 15 ज्योमेट्रिकल होगा, और हर ज्योमेट्रिकल का 2 फॉर्म होता है, डी और एल दोनों होगा। मतलब क्या होगा? तो टोटल ऑप्टिकल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और टोटल आइसोमर भी कितना होगा? वो भी 30 हो जाएगा। वो भी क्या होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो MABCDEF टाइप में टोटल ज्योमेट्रिकल 15, और हर जो फिगर है उसका 2 पॉसिबिलिटी है, डी और एल, तो टोटल ऑप्टिकल हो जाएगा 30, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर होगा 30, और टोटल आइसोमर भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। यहाँ तक को डाउट है? चलो आप लोग को यहाँ तक डाउट है आप लोग को? ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे और ट्रिकी क्वेश्चन। तो अभी तो हम लोग 6 लिगेंड में मोनोडेंटेड लिगेंड कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो बचा हुआ है 6 लिगेंड केस में बाइडेंटेड लिगेंड रहा तो कैसे सोचेंगे हम लोग। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं।